तू भी दिल करता है कुमारी कर ले दिल जानिया ओ दिल जानिया। Okay guys, we are back once again और कॉल थोड़ी सी बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम का शिकार हो गई थी, लेकिन सर की गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल हो गई। सर अच्छा, मूविंग फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सबसे पहले तो सर मैं अभी कमेंट्स देख रहा हूँ, मुझे इंस्टा पे भी मौसूल हो रहे हैं, और व्हेन यू वर डिस्क्राइबिंग द सोलर सिस्टम, सो देयर आर मैनी यंगस्टर्स वो कह रहे हैं कि जब हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था या पढ़ा है या जब हम पढ़ते हैं तो इतना बोरिंग लगता है, लेकिन द वे सर इज नरेटिंग तो ऐसा लग रहा है कि सामने सब कुछ हो रहा है। सो सर इट इज समथिंग व्हिच आई रियली वांट टू शेयर विद यू। एंड सर इसमें कितना बड़ा जो है वो क्रिएटिविटी का हाथ होता है, ये एक टैलेंट है या हर टीचर कर सकता है, ये जरा जरूर बताइएगा, बिकॉज इट इज प्योरली रिलेटेड टू द टैलेंट, टू द पर्सन, और व्हाट इसमें क्या होता है सर? मतलब एक ही टॉपिक आप बता रहे हैं तो द पीपल गेटिंग इंटरेस्ट इन इट, अगर कोई और बता रहा है तो बोरिंग लग रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? जीशान, मेरे ख्याल में टैलेंट नहीं, पैशन, पैशन, इट्स मोर अबाउट पैशन। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल विंटर नाइट्स में जब हमारी सारी फैमिली नीचे सो रही होती है, आई एम देयर इन माय ऑब्जर्वेटरी, छत पे ऊपर होता हूँ, तकरीबन सारी रात में जुपिटर को देख के उसके मूव्स को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मेरे अपने फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं ये क्या है, बताइए जुपिटर देखते हो, साथ में 4 मूव्स हैं, आई so what are you doing? So I cannot explain it in words, the joy that I have looking at it. क्योंकि मुझे हर चीज पॉइंट करती हुई नजर आती है अल्लाह ताला की बुजुर्गी और बड़ाई पे। क्योंकि आप हमेशा से हम एक क्वेश्चन को फेस करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, आर वी अलोन, राइट? कि इतनी बड़ी कायनात में, इतनी बड़ी गैलेक्सीज में हम एक डॉट की मानद हैं, द अर्थ। लेकिन आप ये देखें कि पूरी कायनात में, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में आपके एक मच्छर के पर के बराबर भी कॉम्प्लेक्सिटी और नहीं मिल रही। आपको बहुत बड़े ब्लैक होल्स तो मिल रहे हैं, सन्स मिल रहे हैं, स्टार्स मिल रहे हैं, प्लैनेट्स मिल रहे हैं, लेकिन लाइफ नहीं मिल रही, लेकिन वो तमाम कंडीशंस अभी तक नहीं मिली। सो अर्थ seems to be at the center of Allah's attraction, and everything is working in perfect coordination in order to make sure that life on earth survives. So when you think like that, when you have a passion, I think it reflects. Again, ये आप भी नहीं बता सकते कि वो क्या वजह है कि अगर सुनने वाले इससे ज्यादा रिलेट हो रहे हैं तो you cannot just put it in, you know, yes, points. I totally agree with that. Yeah. अच्छा सर, जरा दूसरी जानिब से हम सवाल लेते हैं, बड़ा मजे का सवाल है। सारा अली जई हमें सुन रही हैं और कह रही हैं सर 2 हिस्से हैं सर इस सवाल के। पहला हिस्सा तो ये है कि क्या ज़ीशान नासिर एक शरारती स्टूडेंट थे, और दूसरा हिस्सा ये है कि सर आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है तो आप आरजे क्यों नहीं बने? हाँ, अच्छा, पहले सवाल का जवाब देती हूँ। ज़ीशान अगर शरारतें करता था तो शायद मेरे सामने तो नहीं की। ये तो हो गया सर, मैं आज भी छुप के शरारतें करता हूँ। छुप के करते होंगे, मेरे सामने नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। और बाकी लड़के बहुत शरारती थे, लेकिन ज़ीशान को मैंने कभी क्लास में शरारत करते नहीं देखा, और एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। ये तो हो गया पहला। दूसरा सवाल क्या था सर? दूसरा सवाल ये था कि आपकी आवाज इतनी अमेजिंग है, आपका जो फ्लुएंसी है वो इतनी अमेजिंग है, तो आप आरजे क्यों नहीं बने सर? अच्छा, इसके मैं 2 जवाब दूंगा। एक तो जरा मजाक के साथ होगा कि अगर मैं आरजे बन जाता तो शायद ज़ीशान कॉल के इस तरफ होता और मैं कॉल के उस तरफ हो जाता। True. लेकिन on a serious note, it was, you know, this ability of mine to deliver this, you know, thing that earned me the best, you know, to be or not to be Shakespeare's dialogue in Pakistan. तो वो जो मोनोलॉग है, to be or not to be, मैंने वो जो किया था कॉमनवेल्थ में, it became the first one with the best voice ever. To be or not to be. If you know, if you have time, 2 minutes, I can do that. Definitely, please sir, please do that sir. Are you sure? बिल्कुल sir, बिल्कुल. It will take 2 minutes, right? Sir, no issues at all sir. All right, so ये To be or not to be है शेक्सपियर का प्ले, Hamlet,
and this is the longest, soliloquy, which is also called as a monologue, right? All right, here I start. To be or not to be, that is a question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortunes, or to take arms against the sea of troubles, and by posing end them, to die, to sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is here to. It is a consummation devotedly to be wished, to die, to sleep perchance to dream. Aye, there is the right, for in that sleep of death what dreams may come when we have shuffled off this mortal quiet, must give us pause. There's the respect that makes a calamity of so long life, for who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the laws delayed, the insolence of office, and the spurn that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his whiteness make with a bare bodkin. Wow. Who would force bear to grunt and sweat under a very life? But that the dread of something after death, the undiscovered country from whose born no traveler returns, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly off to others we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the needy hue of resolution is sickly to the pale cast of thought, and into poisons of great pitch and moment. With disregard, the currents turn awry and lose the name of action. Wow, sir, hats off, amazing. Okay, sir, let's talk about something जो कि हम one way or the other, हमारे बुजुर्ग भी हमें बताते रहते थे, हम कहीं पढ़ते भी रहते थे, सीखते भी रहते थे. हमें हमेशा बताया जाता था कि हर चीज़ की एक एनर्जी है, एक तवानाई है, एक ताकत है जो हमें खींचती है या हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं. Either we like someone as a person or even as some event or something. Sir, what you have to say about the law of energy conversation or something like this, कि क्या ऐसा है कि इस यूनिवर्स में एक लॉ ऑफ एनर्जी है कि आपको एक एनर्जी खींचती है, चाहे वो आपका पैशन हो, कोई पर्सन हो, कोई इवेंट हो. इज इट समथिंग लाइक दिस सर? अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपका फिलोसॉफिकल है, लेकिन इसका आंसर बहुत साइंटिफिक है. Let's do it in that way, sir. हाँ, इसका आंसर ऐसा है कि we are all made up of atoms, right? हमारी बेसिक जो है. Now, atoms, the position of the electrons and protons, still scientists don't know the positions precisely. But one thing that they do know is that they keep on resonating. अगर एक पत्थर भी पड़ा हुआ है ना, एक पत्थर आपके सोफा पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा है, उसके अंदर रेजोनेंस है, फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में इक्वल है. तो हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी जरूर है. हाँ, अब हम इस पार्ट पे आते हैं कि क्या वो फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं. Now this is where scientists would disagree. Scientists would say that एक नॉन लिविंग थिंग की फ्रीक्वेंसी लिविंग के साथ या लिविंग के साथ फ्रीक्वेंसी, इट हैज गॉट नथिंग टू डू. लेकिन हमने नॉर्मली लाइफ में देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे हम जब मिलते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं. हम किसी के कंपनी में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब हम उस कंपनी से उठते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव होके उठते हैं, और कुछ लोगों का जब हम सामना करते हैं तो पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव हो जाते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं. सो एनर्जीज डू मैटर. आई एग्री विद यू. यस, एनर्जीज मैटर. ओके, अच्छा सर, इफ वी टॉक अबाउट, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो होने का फायदा उठाते हुए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं व्हेन इट कम्स टू योर एक्सपर्टीज और योर पैशन, सो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर लें. अच्छा सर, पहले तो आप बीच में हमसे एक प्रॉमिस करें, और वो प्रॉमिस ये है कि अभी आफ्टर द रमजान, वंस थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो जाएगा और गर्मियों में इट विल नॉट बी लाइक क्वाइट लेट, तो आप एटलीस्ट कम से कम मेरे 10 से 12 वाले प्रोग्राम में प्रैक्टिकल स्टूडियो में फिजिकली आप आएंगे. आप एक तो ये प्रॉमिस करें सर. मुश्किल डन हो गया सर. ओके. अच्छा सर, द क्वेश्चन इज
कि इफ वी टॉक अबाउट द लाइफ, बिकॉज इंसान के जो इंसान है उसके दो एंड्स है ना, वंस इज लाइफ द अदर इज डेथ, दैट्स इट, बीच में जो है बस वो जो भी है. सो इफ वी टॉक अबाउट द लाइफ एंड लाइफ पर्टिकुलरली ऑन अर्थ, सर इज देयर इज समथिंग जो कि अभी इंसान की नजर से ओझल है, और इसके साथ ही इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लूसा, यू मस्ट नो अबाउट इट, सो वो थोड़ा हमें बताइए सर. जी बिल्कुल. देखिए, एक जो जनरल परसेप्शन है, जो तमाम लिसनर्स को पता होगा और आपको पता होगा कि थ्योरी ऑफ डॉर्विज्म, राइट, द डार्विन थ्योरी, हम उससे बहुत लोग डिसएग्री भी करते हैं, लोग उससे एग्री भी करते हैं, साइंस कम्युनिटी बैठी हुई है. लेकिन हम उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेट्स टेक दिस एज अ डिस्कशन कि इफ लिविंग थिंग्स हैव कम आउट ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑफ कोर्स लिविंग थिंग्स से ही निकल रही हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं निकलती हैं. ठीक है. तो हर सेल को अगर आप ट्रेस बैक करना शुरू करें ट्री ऑफ एवोल्यूशन में, तो ऑल ऑफ द सेल्स वुड गो टू लूका. व्हाट इज लूका? LUCA, which means last universal common ancestor, a single cell. एक सिंगल सेल था जो दुनिया में किसी पे आया. जिस तरह साइंस शुरू होती है बिग बैंग के बाद, और बिग बैंग के मुतालिक कहती है कि भाई यहाँ पे तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि बिग बैंग कैसे हुआ, वो कौन सा स्मॉल पार्टिकल था, उसकी कितनी एनर्जी थी, ये नहीं पता. हाँ, जब बिग बैंग हो गया उसके बाद साइंस आ जाती है और अपने टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हर चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है. लेकिन बिग बैंग पे आके वो रुक जाती है. साइंस यहीं पे जमीन के ऊपर जो लाइफ है उसको ट्रेस करते करते लूका तक पहुंच गई, जो कि एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसने इवॉल्व करके बाकी ऑर्गेनिजम्स को बनाया. लेकिन साइंस यहाँ पे रुक गई कि वो ऑर्गेनिज्म कब कैसे बना. तो very interestingly, we again refer to the same solar system and Oort cloud, जो कि प्लूटो से भी आगे की तरफ है. काइपर बेल्ट, जो प्लूटो काइपर बेल्ट में है, प्लूटो बेसिकली, ठीक है. तो इट्स अ काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट. तो when it started raining, comets on Earth, तो Luca, the first cell came with those droplets of water. तो हमें तो इस चीज के ऊपर यकीन है कि अल्लाह ने जिंदगी आसमान से ही उतारी. True. So the Luca, that particular cell came with the droplets of water that formed the oceans. So even if we believe in science, everything is pointing to this fact that God created life on earth. ओके. अच्छा सर, नाउ गेट बैक टू द अदर सेगमेंट टू. मैं अपना इंस्टा भी साथ साथ देख रहा हूँ, तो वंस अगेन डॉक्टर अनायता एज अ क्वेश्चन. अब यकीन करें मेरी तो थोड़ी सी हिम्मत नहीं पड़ी ये सवाल आपके सामने रखने की, लेकिन स्टिल चूंकि उन्होंने किया है तो मैं रख देता हूँ, और यू हैव टू आंसर इट इन योर वे, आप जैसे करना चाहें. सर वो कह रही हैं कि आपने जैसे 13 ईयर्स पहले एक बच्चे को या एक यंगस्टर को मोटिवेट किया था जब वो ऑडिशन देने जा रहा था रेडियो के लिए, और मोटिवेशन से नाउ ही बिकेम समवन जो कि ही इज वन ऑफ द लीडिंग नेम्स इन द रेडियो इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. सो नाउ इट्स अ टाइम कि उनकी शादी की उम्र होगी, वो शादी नहीं कर रहे हैं, तो कैन यू समहाउ मोटिवेट हिम टू डू दैट पार्ट एज वेल? देखिए, ऐसा जरूर है कि मेरे स्टूडेंट्स जब मुझसे किसी भी सूरत में कोई मशवरा मांगते हैं तो आई एम ऑल फॉर देम. मैं तो अपने स्टूडेंट्स से ये भी कहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंस के सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं या कुछ होता है, तो दे कम टू मी एंड दे से कि सर हमारे पेरेंट्स आएंगे तो आप उन्हें संभाल लीजिएगा, हम आपके पास भिजवा देंगे. तो मैं उन्हें कहता हूँ नो प्रॉब्लम. मैं उनके पेरेंट्स को समझाता हूँ कोई बात नहीं, फेल हो गए, इट डजंट मीन दैट दे आर वीक इन समथिंग. बस कई दफा इंसान पास हो जाता है, कई दफा इंसान फेल हो जाता है, इट मेक्स नो डिफरेंस. तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर द स्टूडेंट्स. लेकिन मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, और मेरा हमेशा स्टूडेंट्स के साथ हमेशा ऐसा लिंकेज रहा है कि मैं सिर्फ उस चीज पे स्टूडेंट्स को मुकम्मल असिस्टेंस दूं
जो वो स्टूडेंट मुझसे जब वो कंसल्ट करे, जब वो कंसल्ट, क्योंकि व्हेन ही स्टार्ट्स कंसल्टिंग, जैसे आपने मुझसे रिटन में ही कह दिया ना एक बार, हाँ जी ऐसे ही, तो आई एम ऑल आउट फॉर यू। ऐसे लेकिन ही मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि सिर्फ उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर स्टूडेंट चाहे, हाँ आई एम ऑलवेज देयर। तो इफ यू बिलीव दैट माय हेल्प कैन बी गुड फॉर यू, तो आप अपने पेरेंट्स को मुझसे मिलवाएं। आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा Yes. सर, अच्छा सर, मूविंग फॉरवर्ड हमें पता है कि लाइक मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो फ्रॉम द कॉलेज डेज मुझे पता है कि एक और आपका पैशन है एंड दैट इज एविएशन, ठीक है। Aviation. सो इफ वी टॉक अबाउट वतन अजीज, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देन फिर हम डेफिनेटली पड़ोसी मुल्क के हवाले से भी एक जेट है, एक एयरक्राफ्ट है, उसकी बात करेंगे एंड वाई वो इतना कंसिडर नहीं किया गया, बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका वो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि इस टाइम पाकिस्तान के पास सबसे बेहतरीन फाइटिंग एयरक्राफ्ट कौन सा है? जी, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं तमाम सुनने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेरी बात की ऑथेंटिसिटी क्यों होगी। मैंने बताया कि बचपन से मुझे बहुत सी चीजों का पैशन था जिससे मैंने आई नेवर लेट इट गो। मैं बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, मीडिया से लेकर एविएशन, डिफेंस एनालिसिस, उसके अलावा ये एस्ट्रोनॉमी, तो बहुत सी चीजों में आई गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और चूंकि मेरी अपनी स्टडीज भी अमेरिकन स्टडीज और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में है, जो मेरी डॉक्टरेट की स्टडीज हैं, तो मैंने आज ही एक वीडियो अपने चैनल पे भी डाली थी जिसमें जो इंडिया का एयरक्राफ्ट है तेजस, उसका एनालिसिस किया था कि तेजस किस वजह से फेल हुआ, उसकी क्या क्या रीजंस थी जिसकी वजह से वो 1980s में उसका आइडिया परसीव हुआ था और उसको MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए एक परसीव किया गया था। लेकिन 40 इयर्स का डिले हुआ, जिसकी वजह से जब तेजस फाइनली फ्लाइंग के लिए तैयार हुआ तो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट सब चेंज हो गई, बिकॉज दैट एयरक्राफ्ट वाज डिजाइन्ड फॉर द कॉम्बैट्स ऑफ 1980s. Even if it had been delivered in 1990s, it would have still catered. लेकिन it is very much obsolete in design. और इसकी डिटेल आप देख सकते हैं. Again, I'll refer, because the question has come. I normally do not do that on platforms. कि the video is there on Professor Adil Azmat. You type Professor Adil Azmat on YouTube. My channel will be there. जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 की बात आती है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, तो इस वक्त पाकिस्तान के पास जो सबसे एडवांस जेट है वो है J-10C इस वक्त. I'm not talking of the future acquisition. Okay, and is it and sir, sorry for the interjection. Like, is it Pakistan made or is it like हमने कहीं से उसको buy किया है, import किया है, या पाकिस्तान ने खुद बनाया? देखो पाकिस्तान. Let me be very true and honest with you. Neither India nor Pakistan. India ने तो तेजस का कुछ एयरफ्रेम बनाया. Pakistan does not manufacture. ठीक है from the bolt up ठीक है JF-17 थंडर है जो कि असेंबल हो रहा है पाकिस्तान और चाइना में. ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स एयरफ्रेम के यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स चाइना से आते हैं. जो JF-17 थंडर है, ठीक है, जो J-10C है, ये कंप्लीटली बिल्ट चाइना से हम ले रहे हैं. ठीक है, 36 एयरक्राफ्ट हमने ले लिए. लेकिन J-10C is a bit better than the latest F-16s that are there in UAE. Block 70-72. Okay. तो J-10C जो है, J-10C का जो इंजन है वो Su-27 जो कि डबल इंजन एयरक्राफ्ट है. सेम इंजन has been used in J-10C. जैसे कि JF-17 का जो इंजन है वो MiG-29 का, जिसमें 2 इंजन होते हैं, उसका एक सिंगल इंजन है. ठीक है. तो J-10C जो पाकिस्तान के पास है वो मीडियम कैटेगरी में बेस्ट एयरक्राफ्ट है. और ये पाकिस्तान ने जब इंडिया ने राफेल्स लिए थे तो उनको काउंटर करने के लिए J-10Cs लिए गए थे. Okay, sir, if we talk about the future acquisition of Pakistan Air Force, if you have studied that, तो आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में what will be that? देखिए, पाकिस्तान जब सीटो और सेंटो
का मेंबर था आफ्टर इट्स क्रिएशन अयूब खान के दौर में, तो पाकिस्तान के पास सेबर्स, F-104 स्टार फाइटर्स और स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट अमेरिका की इमदाद से आ रहे थे। लेकिन 1965 वॉर की एम्बार्गो के बाद और स्पेशली 1990s की प्रेसलर अमेंडमेंट के बाद जब हमारे F-16s हमें डिलीवर नहीं हुए, 28 F-16 जिसके लिए हमने पे किया हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स को, तो प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई थी बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। हमें वो F-16 नहीं मिले थे, वो अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के डेजर्ट में रॉट हो रही हैं। अच्छा, वो टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे वल्नरेबल टाइम था। कारगिल की वॉर में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये चीज स्टडी कर ली थी कि हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया वाज एक्वायरिंग Su-27s, इंडिया वाज एक्वायरिंग मिराज 2000, और जब हम मिराज 2000 फ्रांस से लेने गए तो हमारे F-16 नहीं बन रहे थे, तो अमेरिका के प्रेशर की वजह से फ्रांस ने हमें मिराज 2000 भी नहीं दिए थे। तो पाकिस्तान वाज डेड श्योर कि फ्यूचर इज ओनली गोइंग टू बी विद अ रिलायबल पार्टनर, एंड चाइना हैज कम आउट एज अ रिलायबल पार्टनर एंड सप्लायर। अब हम बात करते हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में, जो J-10C है। बेसिकली दिस इज अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। जब हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में आते हैं तो ट्विन इंजन J-16 और J-22, something like that. It is going to be in the future induction of the Air Force. तो जब ये stealth fighters are going to be in the future induction of the Air Force, तो जब ये stealth fighters पाकिस्तान Air Force में आ जाएंगे, we will be far ahead of India in that category, क्योंकि India is really struggling to, you know, in its AMCA program, जो वो अपना एक फ्यूचर फाइटर बनाना चाह रहा है, जो कि स्टेल्थ फाइटर है, उसको कहते हैं AMCA, AMCA। तो उस AMCA प्रोग्राम में इट इज स्ट्रगलिंग, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इज गोइंग टू बी, you know, years ahead of India once the stealth fighter is integrated into Pakistan Air Force. Okay, sir, before going to the final question, I'd like to ask you कि एक लेमैन क्वेश्चन है कि कहा यह जाता है कि जितना भी अच्छा एयरक्राफ्ट हो या जितनी भी अच्छी गाड़ी हो, इट डिपेंड्स ऑन द पायलट और अ ड्राइवर ना। सो डू यू थिंक कि जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं, जो फाइटर पायलट्स हैं, दे हैव सम ऑरा, दे हैव सम एक्स्ट्रा माइल इन देमसेल्व्स? जैसे हम अपने शेर दिल टीम की बात करते हैं, व्हेनेवर दे परफॉर्म, 23rd मार्च हो या कोई और मौका हो, सो आर pilots have some different aura as well, जिसकी वजह से कोई भी एयरक्राफ्ट हो, they make it look amazing and they make it look worth it? जी बिल्कुल, बिल्कुल, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन उतना रेलेवेंट नहीं रहेगा। अच्छा, देखिए, जब तक डॉग फाइट सिनेरियो था, जब तक एयरक्राफ्ट एक दूसरे को विजुअल रेफरेंस में एक दूसरे से फाइट करते थे और मैनूवर्स करते थे, मिसाइल्स से बचते थे, दूसरे एयरक्राफ्ट को अपनी गन साइट में लेके आते थे, तो इट वाज ऑल अबाउट मैनूवरेबिलिटी। ठीक है, it was all about tactics, it was all about having a big heart, you know, and all the practice. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रही है, आपके जो AMRAAM जो कि F-16 में है, जो है एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो 100+ किलोमीटर पे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को टारगेट करते हैं। Now a person sitting in the cockpit can fire a missile at the enemy aircraft hundreds of miles away. तो बात ये नहीं है कि उसमें उसकी स्किल मैटर नहीं करनी, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे अब गन्स से फाइट होती है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस कि जो गन चलाने वाला है वो कितना कमजोर है या कितना जान वाला है, एज कंपेयर टू जब बैटल्स होती थी स्वॉर्ड के साथ। ट्रू। तो नाउ एज यू नो एडवांसमेंट इज कमिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल एजेस खत्म होते जा रहे हैं, वो हमेशा रहेगा, लेकिन अब आपकी इक्विपमेंट कितनी यू नो स्टेट ऑफ द आर्ट है, ये बहुत मैटर करता है। इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो मॉडर्नाइजेशन रिसेंट ईयर्स में देखी है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इवन इंडिया इज बैफल्ड कि पाकिस्तान इतनी मॉडर्नाइजेशन कैसे कर रहा है, विद ऑल द डेप्थ दैट वी हैव, विद ऑल द यू नो इकोनॉमिक कंडीशंस दैट वी हैव,
how Pakistan is doing that. लेकिन this is unprecedented और ये पाकिस्तान के पास AWACS है, पाकिस्तान के पास एरियल रिफ्यूलिंग है, पाकिस्तान के पास स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स हैं. अबाउट द नेवी और द आर्मी मॉडर्नाइजेशन उतनी एडवांसमेंट नहीं हुई जितनी एडवांसमेंट हमारी एयर पावर में हुई है. इसी वजह से आप ये जरूर देखिएगा कि हमने अभी लास्ट ईयर में जितने भी ऑपरेशन किए, चाहे वो अफगानिस्तान में किया, ईरान में किया, and even in India, the occupied Kashmir, we used our air force because that was the most sophisticated asset that we had. Okay, so sir, we can say it ke nothing to worry about. We can keep our head high and heart filled with the pride. Filled with the pride, but with also a responsibility. Yes. That the enemy is also working its way. अभी देखिए कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, कितना अनफॉर्चुनेट, इट वाज सच अ ट्रेजिक इंसिडेंट. सो ना सिर्फ ये कि वी हैव गॉट आवर प्राइड, एसएसजी कमांडोज ने दे हैव मेड अस सो प्राउड, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी अलर्ट. डेफिनेटली. अच्छा सर, डेफिनेटली इंशाल्लाह व्हेन यू विल बी इन द स्टूडियोज, आपने जैसे प्रॉमिस भी किया है, सो हम कुछ उन मौक़ों की बात करेंगे जो कि एयर क्रैशेस हुए हैं, बिकॉज दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस एंड टू गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट. बट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू. इट वाज इंडीड अ प्लेयर टू हैव यू इन द शो. डजंट मैटर इवन ऑन द टेलीफोनिक इंटरव्यू, इट वाज इंडीड अ प्लेयर. और आप यकीन करें कि ड्यूरिंग सारे इंटरव्यू में अपनी सीट पे बैठा नहीं हूं, मैं खड़ा रहा हूं सर. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. So sir, if you have any final message for the listeners, for anything you want to say, sir, the mic is yours. Yes, क्योंकि ये मुझे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की सर कि मैं कनेक्ट कर सकूं आपके लिसनर्स के साथ, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. और उन लिसनर्स को जिनसे मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूं, जो मुझे नहीं जानते एज प्रोफेसर अदील अजमत, मैं उनको ये जरूर बताऊंगा कि if you think that anything that I've said was worth listening, so do visit my channel and do support me. It is by my own name, Professor Adil Azmat, on YouTube. Definitely sir. और thank you so much sir once again, and inshallah next time we'll be have you in the studio and then हम एक detail program करेंगे. Thank you so much sir. Thank you. Allah. Alright जी, that was indeed one of my shows जिनको मैं हमेशा जो है वो cheer up करूँगा और याद रखूँगा in that scenario के like मुझे तो अभी भी to be very honest I'm feeling that proud and filled with that energy कि मैंने सर अदील को इंटरव्यू किया, either it's a telephonic even, और हमने प्रॉमिस भी ले लिया है. सो डेफिनेटली बहुत जल्द हम सर को स्टूडियोज में बुलाएंगे टू हैव हिम इन द शो फिजिकली, और फिर हम बाकायदा इनसे मामलात करेंगे. अभी मैं अगर इनसे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करता जाता, बिकॉज आई नो हिम, और अब आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि ही वाज समवन के बिल्कुल भी टाइम का हमें पता ना चलता. बट मुझे ख्याल ये था कि मैंने सर से रिक्वेस्ट करके कुछ टाइम सर से मांगा था और वो कुछ टाइम 50-55 मिनट पे चला गया. तो मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि सर इज़ वेरी काइंड. अगर वो टाइम दे रहे हैं तो हमें जो है उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए. सो बट ही वाज माय प्रोफेसर इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इंग्लिश के. तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आई एम लाइक दिस रीजन बिकॉज आई गॉट द टीचर लाइक हिम. और हमेशा से मैं एक टीचर्स डे पे एक स्टेटस अपडेट करता हूँ कि एक टीचर ने मुझे कहा था कि जिंदगी में तुम कभी कुछ नहीं बनोगे और माइट भी तुम भीख मांगो. और ये वो जुमले थे जिसने मुझे यकीन करें कि ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया था कि मेरी जिंदगी की कोई एग्जिस्टेंस, कोई इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं, और मैं शायद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का भी सोच रहा था. ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ. और दूसरी जानिब एक टीचर जिनका मैंने आपको हवाला भी दिया, और उन्होंने कहा था कि तुम ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हो, जो सोच सकते हो वो कर सकते हो. दैट इज़ अ स्पार्क इन यू, जो सर ने भी आपके सामने भी कहा. एंड ही वॉज द पर्सन, सर अदील वॉज द पर्सन जिन्होंने मुझे ज़िंदगी की नई उमंग दी थी, उम्मीद दी थी. सो थैंक यू सर फॉर बीइंग यू. और अभी जैसा आप लोगों को सर ने बताया भी कि येस आई एम समवन लाइक दिस. ऐसा नहीं है कि अब ऐसा होने के बावजूद अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप इवेंट्स पे भी जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, फिर आप मिंगल अप नहीं होते हैं या उसके बाद फिर नजर नहीं आते हैं. आई एम लाइक दिस कि मैं सॉलिट्यूड पसंद करता हूँ, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ. जैसे सर ने भी कहा कि अब उस टाइम पे तो ज़िशान नासिर नहीं था, लेकिन स्टिल दैट इज इन मी, नेचुरली है मेरे अंदर कि मैं थोड़ा अकेला रहता हूँ, सॉलिट्यूड में रहता हूँ, तन्हाई में रहता हूँ.
सो दिस इज हाउ इट इज. बस ये मामला है. बाकी आपसे और मजीद जरा गपशप करते हैं. एक गाना मैं प्ले कर रहा हूँ ज़िशानियंस, ये आपके और मेरे लिए. दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर यू एंड देन फिर वापस आके गपशप करते हैं. और एक बात जो बचपन से लेके लाइक स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक मेरे अंदर मौजूद रही, वो एक थे एक्सपायर तो नहीं थी, नहीं एक्सपायर नहीं थी यार, एक्सपायर नहीं थी. अच्छा, तो वो जो मेरे अंदर मौजूद रही वो ये थी कि शरारतें मैं छुप के करता हूँ. देख लें, सर ने भी यही कहा कि वैसे करते हो तो मुझे नहीं पता, मेरे सामने कभी नहीं की. तो मैंने भी उस टाइम कहा था सर मैं भी शरारतें छुप के करता हूँ. तो नुमान शरारतें छुप के करनी चाहिए हमेशा, ठीक है. वकास आप भी हैं, लाजमी नहीं कि कोई गिफ्ट दे तो फटाफट स्टेटस ही लगा देने चाहिए. बाद में यही स्टेटस बीवियां देख कर कहती हैं आप तो पहले से गिफ्ट लिया करते थे. तुम्हें क्या लगता है हमें गिफ्ट नहीं आते तो हम वीडियो नहीं लगाते? बात हकीकत नहीं आते इसलिए नहीं लगाते. हमारा भी दिल करता है हमें कोई गिफ्ट भेजे, लेकिन नहीं भेज रहा तो क्या करें, क्या करें, मर जाएं, क्या करें, बस गुजार रहे हैं ना जिंदगी. By the way जी, my mother is appreciating me for having the teacher on the show. Thank you so much वालदा. आप सबसे बड़ी टीचर हैं, सबसे पहली टीचर हैं. जो माँ की गोद होती है वो सबसे पहली दर्सगाह होती है किसी बच्चे की. और मेरी दर्सगाह सबसे पहली मेरी वालदा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. और अब मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ. जो जब सोलर सिस्टम का वजूद हुआ तो जुपिटर जब जमीन के करीब आया, मदार के करीब आया, तो कुइपर बेल्ट और ऑट क्लाउड से उसने तमाम कॉमेट्स को डायरेक्ट किया टुवर्ड्स इनर प्लैनेट्स, जिसमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स. और यहाँ पे पानी नहीं था. ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि पानी आसमान से उतारा, बिल्कुल ऐसे बारिश, लेकिन ये बेसिकली ऑट क्लाउड से आया. अच्छा, जो कि 2000 से लेकर 200,000 AUs दूर है, राइट, अराउंड 1.5 लाइट ईयर्स अवे. सो Jupiter brought in that bombardment of the icy particles on Earth. और यही icy particles ने जमीन के ऊपर भी समुंदर बनाए, मार्स के ऊपर भी समुंदर बनाए, इवन वीनस के ऊपर भी समुंदर बनाए. लेकिन चूंकि अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ जमीन को सेलेक्ट करना था लाइफ के लिए, तो जमीन को पुल किया गया जिस मदार में वो अभी है. फिर जब जुपिटर करीब आता गया तो उससे ये रिस्क पैदा हो गया कि जुपिटर is going to push Earth into the orbit of Venus. And at that time Saturn formed, और Saturn ने जुपिटर को अपने ऑर्बिट पे फिक्स कर लिया. और अभी भी जुपिटर के 95 मून्स हैं. उनमें से बहुत से मून्स ऐसे हैं जिसे जुपिटर ने कैप्चर किया, जो अर्थ और सर कैन यू हियर मी? जी जी, हेलो हेलो सर, कैन यू हियर मी? आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू. हम सर को दोबारा से लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं.